Assalamu alaikum guys, my name is Faria Naveed. Today my topic is Williamson model of managerial discretion. Let's start. विलियमसन इस मॉडल में बताते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप दो अलग अलग होते हैं। मींस के इस कंपनी को चलाने वाला अलग होता है जो कि मैनेजर होता है, और इस कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी में ऑनर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, वो चाहता है कि उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो रादर देन गिविंग प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। इसमें मैनेजमेंट अपना फ़ायदा देखता है, वो ये देखता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, उसकी सैलरी अच्छी हो और उसको अदर बेनिफिट्स मिलते रहें। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा कर देने में नहीं होता। मतलब कि उसे अपनी वो होती है कि वो ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता रहे, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता रहे, ये और मतलब उसका ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक कॉन्स्टेंट आता है, और वो ये है कि मैनेजमेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ता है। और ये ज़रूरी होता है हर हाल में, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, पैसा लगाया होता है। अगर उनको मिनिमम प्रॉफिट भी रिटर्न्स में ना मिले तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे कि कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब वो यही सोचेंगे कि जब ये वाला मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें मिनिमम प्रॉफिट भी नहीं दे सकता, तो ऐसे मैनेजमेंट को रिप्लेस करना चाहिए और उसकी जगह न्यू मैनेजमेंट को लाओ, और बस। तो इस वजह से मैनेजमेंट जो है वो अपनी जॉब को बचाना चाहती है, और वो अपने जॉब को बचाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को, यानी ऑनर्स, कंपनी के ऑनर्स को ज़रूर देगी, और उसे देना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी में आ जाता है कि उसे हर हाल में ये देना ही है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये थ्योरी की मेन हेडलाइंस हैं, इसी पे सारी थ्योरी बेस करती है। मतलब इसमें जो विलियमसन ने मेन बात की है, उसने ये कहा हुआ है कि एक कंपनी है उसको दो लोग मिलकर चलाते हैं। एक मतलब कि मैनेजमेंट जो होती है वो कम्प्लीटली तौर पर मतलब उसको चला रही होती है, लेकिन उसका ओनर कोई और होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट जो होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ और यूटिलिटी को मतलब मैक्सिमाइज़ करने पे लगी रहती है, और उसको मेन बात ये है कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंपनी का ओनर्स को देना पड़ता है। यही है इसकी मेन बातें, मतलब विलियमसन जो बताना चाहता है। इस पूरी थ्योरी में मेन जो दो बातें, दो कॉन्सेप्ट हैं, वो तकरीबन जो बात हुई है वो है यूटिलिटी की और प्रॉफिट की। अब हम ये देख लेते हैं कि यूटिलिटी और प्रॉफिट, इन दोनों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट की बात करेंगे। सो वी डिस्कस यूटिलिटी फंक्शंस। UM इज़ अ फंक्शन ऑफ SM और ID। UM मैंने लिखा है यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया ये। S क्या होता है? S है स्टाफ एक्सपेंडिचर। M जो है, M है मैनेजमेंट ऑफ इमोलमेंट। उसके बाद ID क्या होता है? ID है डिस्क्रिशनरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी फंड्स भी बोलते हैं। अब ये सब क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टाफ एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? स्टाफ एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो स्टाफ मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, उस पर जो उनकी सैलरीज होती हैं वो उन्हें देते हैं। वो उस पर जो खर्च होता है वो इसकी मैनेजमेंट की मर्ज़ी होती है कि वो कम स्टाफ रखता है अपने वर्क के लिहाज से, काम के लिहाज से, या ज़्यादा वो स्टाफ को रखता है। जितने वो हायर कर सकता है उसको लगता है कि वो अपनी यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज़ रख सके, उसके अंडर जितने स्टाफ रखेगा उन सब की सैलरी काउंट होती है। उसके बाद बात करते हैं एम की। एम क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ इमोलमेंट। मैनेजमेंट ऑफ इमोलमेंट होता है कि इसमें कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा सहूलियत फ्राहम करती है मैनेजमेंट को, उसके जैसा कि मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गए, जैसे गाड़ी वगैरह दे देना, ये भी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है। अब हम बात करते हैं आईडी की। आईडी क्या है? डिस्क्रिशनरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको जैसे हम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी फंड्स भी बोलते हैं। ये वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद और टैक्स अदा करने के बाद मैनेजमेंट के पास बच जाती है। इसको डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट और डिस्क्रिशनरी फंड्स भी कहते हैं। इसको डिस्क्रिशनरी फंड्स इसलिए भी कहते हैं कि ये एक ऐसा फ़ंड होता है जिसको
मैनेजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकती है, चाहे वो इसको एडवांस इन्वेस्टमेंट में मतलब लगा दे या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे जो मैनेजमेंट को अच्छे लगते हो। अच्छे लगने मतलब कि जो इसको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता हो। मींस कि ये जो फंड बचता है ना, ये डिविडेंड देने के बाद और टैक्स अदा करने के बाद मैनेजमेंट अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है और इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकती है इसको अपने बेनिफिट के लिए। करेगा तो ये कंपनी के बेनिफिट्स के लिए ही, लेकिन वो ये देखेगा कि उसको उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कहाँ हो रही है, वो वहाँ पर इसको इन्वेस्ट कर देगा। जी, ये तो हो गया यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कॉन्सेप्ट की। प्रॉफिट कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट की। एक्चुअल प्रॉफिट को डिनोट किया गया है पाई ए से और इसका फार्मूला है आर माइनस सी माइनस एस। आर है रेवेन्यू मीन कंपनी की जो टोटल इनकम होती है उसको बोलते हैं, और सी प्रोडक्शन कॉस्ट को बोलते हैं, और एस जो है ये है स्टाफ एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि हम एक्चुअल प्रॉफिट हमें कैसे हासिल होगा, हम इसमें जो टोटल रेवेन्यू होगा यानी कि कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस कर देंगे और स्टाफ एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास रह जाएंगे वो है एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड प्रॉफिट की। रिपोर्टेड प्रॉफिट को डिनोट किया जाता है पाई आर से और इसका फार्मूला है पाई ए माइनस एम। पाई ए मीन एक्चुअल प्रॉफिट जो हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी जगह हम इसका फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं यानी कि आर माइनस सी माइनस एस और माइनस एम। एम क्या है? एम है मैनेजमेंट ऑफ इमोलूमेंट। इसमें हमें रिपोर्टेड जो प्रॉफिट है वो कैसे हासिल होगा, हम पाई ए यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट में से मैनेजमेंट ऑफ इमोलूमेंट को जब माइनस कर देंगे, जो हमारे पास रह जाएगा उसे हम रिपोर्टेड प्रॉफिट कहते हैं। पाई नॉट जो है ये मेन प्रॉफिट होता है यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो मैनेजमेंट जो है उसे कंपनी के ऑनर्स को हर हाल में देना ही पड़ता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसको पाई नॉट से शो करते हैं। अब हम इस फार्मूले को देख लेते हैं। इस फार्मूले में बताया गया है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है वो इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल पाई नॉट प्लस टैक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है ये पाई नॉट यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के और टैक्स के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट, ये वो अमाउंट होती है जो टैक्स अदा करने के बाद और डिविडेंड देने के बाद मैनेजमेंट के पास बच जाती है। इसका फार्मूला है पाई आर माइनस पाई नॉट माइनस टैक्स। वही बात कि इसमें जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उसमें से हम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी के मैनेजमेंट में है जो वो ऑनर्स को देते हैं उस वाली रकम को निकाल के और टैक्स को निकाल के जो हमारे पास बच जाएगा वो है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने देखा कि विलियमसन इसमें इस पूरे मॉडल में कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने दो चीज़ों की बात की मैक्सिमम इसमें, एक तो यूटिलिटी की और दूसरा प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हमने यूटिलिटी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया, उसके बाद हमने प्रॉफिट की सारी बात की है। आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे, इन्हीं को हम ग्राफ के ज़रिए वाज़े करके बताते हैं। ग्राफ में हम सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं। मतलब मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ एस एंड डी पी। एस है स्टाफ एक्सपेंडिचर, डी पी है डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। तो अब हमने वाई एक्सिस पे हमने प्रॉफिट ले लिया है और एक्स एक्सिस पे स्टाफ एक्सपेंडिचर। ये जो है हमारे पास प्रॉफिट कर्व है और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इस कर्व को हम प्रॉफिट स्टाफ कर्व भी बोलते हैं। ये वाला जो कर्व है हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि कस्टमर की यूटिलिटी को बढ़ाता है और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पर हमने जो ये आईसी कर्व दिखाया है इसमें मैनेजमेंट की यूटिलिटी को दिखाया गया है। अगर ये कर्व हाई जाएगा तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, अगर ये बैकवर्ड में चला जाएगा तो मैनेजमेंट की यूटिलिटी लो हो जाएगी। इस कर्व को हमने यूटी से डिनोट किया है। अब एक और कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ये इसको हमने UT1 से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर जो है मैनेजमेंट की यूटिलिटी है मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे आके प्रॉफिट और यूटिलिटी कर्व आपस में मिल जाते हैं।
अब देखें, भले ही पॉइंट ई पर प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहा। वो जो है जो मैनेजमेंट की यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज़ हो रही है पॉइंट E1 पर। अब ये बात पहले ही बताई थी कि जो मैनेजमेंट होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इस बात में नहीं होता कि वो ऑनर को मैक्सिमम प्रॉफिट दे, बल्कि वो इस बात के लिए होता है कि उसकी अपनी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज़ हो। और वो पॉइंट ई पर आ रही है। वो पॉइंट ई पर कैसे करती है कि यहाँ पर आके देखें, स्टाफ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं। स्टाफ एक्सपेंडिचर में कि स्टाफ के लिए सैलरीज बढ़ जाती हैं और स्टाफ के लिए अदर बेनिफिट्स को बढ़ा दिया जाता है। ये उसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है। सो E1 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी भी ले रही है और उसके अलावा वो कंपनी के ऑनर्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी दे रही है। तो इस थ्योरी का यही मेन पर्पस था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।